आरजेडी का स्थापना दिवस है, इस मौके पर लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं। आज हमारे देश में नई व्यवस्था गिनती है, हम प्रधानमंत्री अपने पक्ष में हैं। पच्चीसवां स्थापना दिवस आज और रजत जयंती समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार, लेकिन खास बात आज के इस कार्यक्रम की ये है कि लालू प्रसाद यादव एक लंबे अरसे के बाद आज कार्यकर्ताओं को यहां पर संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो अनाउंसमेंट वहां से सुनाई दे रहा है उसके मुताबिक संबोधन जो समापन भाषण उनका होगा वो 1 बजे के बाद होगा, लेकिन इस बीच तस्वीरों में आप बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती भी वहां पर मौजूद। लेकिन बड़ा दिलचस्प आज के दिन का पहलू यह भी है कि जो पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं 25वें स्थापना दिवस को लेकर, उसमें लालू यादव प्रमुखता से दिखाई दे रहे हैं, राबड़ी देवी की तस्वीर भी है। और इस पर ध्यान इसलिए ज्यादा जा रहा है क्योंकि जब बिहार में पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उस दौरान तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे पूरे इलेक्शन कैंपेन को, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, लेकिन उस दौरान लालू यादव, राबड़ी देवी की तस्वीरें पोस्टर से गायब थी और इसे लेकर तेजस्वी यादव विरोधियों के निशाने पर भी रहे कि उन्होंने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को और जो उनका परिवार है उनसे किनारा किया। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय एक स्ट्रैटेजी आरजेडी की तरफ से यह भी थी कि 15 साल जंगल राज बोलकर जो विरोधी निशाना साधते रहे हैं उस छवि से खुद को अलग रखकर एक इंडिविजुअल इमेज के आधार पर चुनाव लड़ने का प्रयास था। और ये आपको उस पोस्टर की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, एक बड़ा पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस का जिक्र है और तस्वीरों में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले एक रणनीति के मुझे अफसोस है कि हम आपके बीच में नहीं है, बहुत नए दिन में हमारा आपके बीच में हम आएंगे, हम आपसे बात और विधिवत आप प्रोग्राम को शुरू कर ही दिया है। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको 2 शब्द संबोधित करेंगे। चल जाते हैं हम लोग, चलो अंदर चलो। चलिए अंदर चलिए, आगे बढ़िए। विषम परिस्थिति में हमने और हमारे साथियों ने बिहार भवन बना के हम लोग स्थापना दिवस पार्टी बनाया, तब से हम काम कर रहे हैं। आज ऐसा तो लंबे अरसे बाद आज एक पब्लिक फोरम पे लालू प्रसाद यादव नजर आए हैं और उनकी एक वापसी माना जा रहा है स्थापना दिवस के मौके पर। पटना की सड़कों और गलियों में अरसे बाद आरजेडी का वो पोस्टर दिखा है जिसमें लालू प्रसाद यादव हैं, वरना बिहार का विधानसभा चुनाव तो आरजेडी ने लालू की तस्वीर के बगैर निकाल लिया। अपनी ही पार्टी के दफ्तर में लगे पोस्टरों से भी लालू गायब रहे। इतने नेताओं ने इतनी बयानबाजियां की मगर लालू यादव पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखे थे। मगर इस बार लालू यादव दिखे हैं। चारा घोटाले में जमानत पर रिहाई के बाद लालू यादव भले ही दिल्ली में हों, मगर बिहार में लालू यादव के पोस्टर लग गए हैं क्योंकि मौका है पार्टी के बनने की रजत जयंती समारोह का। उत्साह बहुत है, हम देख रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और हर जगह, कोई पटना में ही केंद्रित नहीं है, ये भी केंद्रित ढंग से मनाया जा रहा है और हर जिले में, प्रखंड में लोग जो है ऑनलाइन इससे जुड़ने का जुगाड़ जो है बैठाए हुए हैं। आज आरजेडी रजत जयंती समारोह है मगर आरजेडी का जश्न कल से ही शुरू हो गया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष
तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरजेडी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के 25वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। से 1 बजे तक का वो कार्यक्रम रहेगा और कल के कार्यक्रम का जो उद्घाटन जो होगा वो आदरणीय लालू जी को करने जा रहे हैं। बड़े अरसे के बाद जो है बिहार की जनता, देश की जनता अपने नेता को सुनेगी, देखेगी। वर्चुअली ही सही लालू की वापसी हो रही है। वो पोस्टरों में भी लौट आए हैं, लेकिन सवाल वही कि अब तक लालू को आरजेडी के ही पोस्टर से क्यों हटाया गया था। यही सवाल जब आरजेडी के नेता से किया गया तो वो बिफर गए। तो जो दूल्हा होता है उसी का चेहरा होता है। तो कैप्टन हमारा तेजस्वी यादव जी थे, उनका चेहरा था। आदरणीय लालू प्रसाद जी के लाल है तेजस्वी यादव जी, इसके लिए पोस्टर और तस्वीर की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का, जीते जी पोस्टर से तस्वीर हटा दिया, जॉर्ज फर्नांडिस जी का तस्वीर हटा दिया, अटल जी को भूल गए, ये पले अपने गिरेबान में झांके। यहाँ तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी, जनता के दिलों में तस्वीर लगी हुई है। इसमें कहाँ कोई शक उभा है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के होने का अर्थ क्या रहा है। जनता दल के जरिए लालू ने पूरे देश में अमिट छाप छोड़ी थी, लेकिन चारा घोटाले के दंश ने लालू यादव को अपनी ही पार्टी में बेचारा बना दिया था। मगर अब जब राष्ट्रीय जनता दल 25 बरस की हुई है तो एक बार फिर से लालू यादव अपनी पार्टी के पोस्टर में वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं जैसे वो अक्सर मुस्कुराते दिखते थे। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। लखनऊ में बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की 100 करोड़ की इमारत को जमींदोज कर दिया गया। आरोप यह लगा कि दाऊद अहमद ये इमारत अवैध तौर पर बना रहे थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। करोड़ की इमारत मिनट के 100वें हिस्से में ही जमींदोज हो गई। 100 करोड़ की इमारत का 100 मिनट के अंदर नामो निशान मिट गया। सौ करोड़ की इमारत पर चल गया सरकारी बुलडोजर। ये तस्वीरें ध्यान से देखिए, किस कदर पहले इस 100 करोड़ की 7 मंजिला इमारत को तोड़ा जा रहा है और फिर एकाएक इसे कुछ इस तरह से ढहा दिया गया। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स रूल्स 1959 के नियम 38(2) के अंतर्गत एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें लखनऊ में स्थित एक संरक्षित स्मारक रेजिडेंसी के जो संरक्षित क्षेत्र है उसके भीतर, उसके विनियमित क्षेत्र के भीतर एक निर्माण किया गया है, जिसकी एनओसी एसआई से नहीं ली गई है। अब इस इमारत को ढहाने के पीछे की खबर जान लीजिए। ये इमारत बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की है। लखनऊ में रिवर बैंक कॉलोनी के पीछे दाऊद अहमद ये 7 मंजिला इमारत बनवा रहे थे। आरोप था कि ये निर्माण अवैध था। ये इमारत कुछ घंटे पहले तक करोड़ों रुपए की लागत से खड़ी थी। 5 मंजिला इसमें फ्लैट बनाए गए थे, नीचे बेसमेंट था। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी कि इस इलाके में किया गया निर्माण अवैध है। लिहाजा एलडीए और स्थानीय पुलिस की मदद से यहां पर कार्रवाई की गई इस बिल्डिंग को गिराने की। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए इलाहाबाद से विशेषज्ञों की टीम आई। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर रसूख के दम पर कोई भी अवैध निर्माण होगा और जांच रिपोर्ट में वो निर्माण अवैध साबित होगा तो उसको जमींदोज करने में कोई गुरेज नहीं होगा। आरोप ये भी था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमों को दरकिनार करके इस इमारत का निर्माण कराया जा रहा था। आरोपों के मुताबिक पुरातत्व विभाग इस बात से नाराज था। अक्टूबर 2018 में ही दाऊद अहमद को पुरातत्व विभाग ने नोटिस भेजा था, लेकिन दाऊद ने नोटिस को दरकिनार कर दिया था। इसके बाद से लगातार दाऊद अहमद को नोटिस मिलता रहा, लेकिन उन्होंने ना तो नोटिस का जवाब दिया, ना ही निर्माण कार्य को रोका। आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर इस इमारत पर चल गया। जिस पोकलैंड मशीन से इमारत को ध्वस्त किया जा रहा था
वो खुद भी इसकी चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि इसमें बैठा ड्राइवर भी कुछ देर के लिए इसमें दब गया था, लेकिन समय रहते उसका रेस्क्यू कर लिया गया। आरोपों के मुताबिक दाऊद अहमद ने यह इमारत संरक्षित स्मारक रेजिडेंसी के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में बना रहे थे, बगैर किसी नियम कानून को माने। लेकिन अब प्रशासन की क्रेन इस पर चल चुकी है और ये इमारत जमींदोज हो चुकी है। आपको बता दें कि योगी सरकार में अवैध निर्माणों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहे हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद जैसे लोगों के अवैध निर्माण पर भी सरकारी बुलडोजर लगातार चल रहा है और इस कड़ी में दाऊद अहमद की इमारत भी जुड़ गई है। संतोष के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। संघ प्रमुख मोहन भागवत के लिंचिंग वाले बयान पर सियासी पारा आसमान पर है। ओवैसी से लेकर दिग्विजय सिंह तक पलटवार पर उतर आए हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के विरोधी हैं। देश में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है। भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का मेरा पूरा डीएनए समान है। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। तो हमारे ही पूर्वज के वंशज, खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते? वो कैसे अलग हो गए? संघ प्रमुख के ये बयान खासे मायने रखते हैं। पहली बार आरएसएस के सुप्रीम नेता ने लिंचिंग और मुसलमानों पर इस कदर अपनी बातें रखी। लिंचिंग और नफरत के माहौल में उन्होंने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के विरोधी हैं। वो हिंदुत्व को नहीं समझते। मुसलमान भय के चक्र में न फंसे। उन्होंने कहा कि इस्लाम को किसी से खतरा नहीं है। और तो और सभी भारतीयों का डीएनए बताते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि भारत में रहने वाले कोई भी धर्म के हों, सबके पूर्वज एक हैं। सब प्रकार के लोग हैं। जैसे ये साथ चलते हैं वैसे हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारे ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वज के वंशज, खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते? इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इश्यूज है उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। प्रजातंत्र में व्यवस्था है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन एकाधे मामले में आपका मेरा मत अलग है और परस्पर विरोधी है, इसलिए हमारा समाज नहीं बदलता, हम एक ही समाज के हैं। इस बात को पक्का समझ के हमको चलना चाहिए। हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, ये पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है हमारी। मुसलमानों के बीच अच्छी बातें कर संघ प्रमुख विरोधियों के निशाने पर आ गए। लिंचिंग को लेकर बयानों पर उन्हें ओवैसी ने घेरा। ओवैसी ने ट्वीट किया, आरएसएस भागवत ने कहा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क पता ही नहीं होगा। लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है। अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वाले के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां बीजेपी का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते? कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। बात निकली तो दूर तक गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी मोहन भागवत के बयान को लपक लिया। उन्होंने बयान का हवाला देते हुए संघ प्रमुख से सवाल किया, मोहन भागवत जी, ये विचार आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी देंगे? यदि आप अपने व्यक्त किए गए विचारों के प्रति ईमानदार हैं, तो बीजेपी में वे सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया, उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाने का निर्देश दे। मुझे मालूम है आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आपने सही कहा, हम पहले भारतीय हैं,
लेकिन हुजूर अपने शिष्यों को तो पहले समझाएं। वे मुझे कई बार पाकिस्तान जाने की सलाह दे चुके हैं। लिंचिंग की लड़ाई कहां जाएगी नहीं पता, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले महीने भी लिंचिंग के कई मामले आए। मसलन जम्मू कश्मीर के थामा मंडी में भैंस लेकर आ रहे शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। त्रिपुरा के खुवाई में जानवर ले जा रहे 3 लोगों की गाड़ी रोककर पिटाई, 2 लोगों की जान चली गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गाय की तस्करी के आरोप में 25 साल के युवक को पीट पीट कर मार डाला। यूपी के कोसी कला में संदिग्ध पशु तस्कर पर चलाई गोली, जिसमें 1 की मौत हो गई, 4 जख्मी हो गए। बातों का क्या है, बातें तो होती रहेंगी, जरूरी है इसका असर हो, निर्दोष यूं ही न मारे जाएं। आज तक ब्यूरो। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से संघ प्रमुख ने हिंदू मुसलमानों में एकता की दुहाई दी। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये 2 है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा। स्वार्थ अलग अलग होंगे लेकिन समाज एक है। स्वार्थों पर एकता होती नहीं, सौदे पर एकता होती नहीं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इश्यूज है उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। प्रजातंत्र में व्यवस्था है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन एकाधे मामले में आपका मेरा मत अलग है और परस्पर विरोधी है, इसलिए हमारा समाज नहीं बदलता, हम एक ही समाज के हैं। इस बात को पक्का समझ के हमको चलना चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। विरोधी कथनी और करनी में फर्क बता रहे हैं। आज तक से बातचीत में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब दिया। सभी भारतीयों का डीएनए एक है। मोहन भागवत के इस बयान पर लगातार राजनीतिक टिप्पणियां आ रही हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, लगातार इस पर टिप्पणियां आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि हिंदुत्व नफरत फैलाने का काम कर रहा है, वैसी जैसे नेता इस तरीके का बयान दे। देखिए, जो मोहन भागवत जी ने कहा, संघ के विचार हमेशा ऐसे ही रहे हैं, लेकिन संघ के विचारों पर विरोधियों के दुष्प्रचार हावी रहे हैं हमेशा। और इस तरह के गुमराही गैंग के जो दुष्प्रचार थे, वो संघ के विचारों को किस तरह से नुकसान पहुंचाओ, इस षड्यंत्र और साजिश में लगे रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 1998 तक अटल जी की सरकार थी। उससे पहले तक जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं, AIR है, दूरदर्शन है, उस पर जो है वो संघ के किसी भी कार्यक्रम को नहीं कर सकते थे, प्रतिबंध था, दिखा नहीं सकते थे, सुना नहीं सकते थे। AIR वाले, दूरदर्शन वाले दिखा नहीं सकते थे। और ये नेहरू जी से लेके श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेके लगातार कांग्रेस की सरकार या जो भी रही है, उन्होंने ये काम किया। क्यों किया मालूम है आपको? वो इसलिए किया कि इन्होंने जो एक नफरत और जहर लोगों में संघ के विचारों को लेकर भरा था, एक तरफा ये काम किया था, वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए। मुझे तो इस बात की खुशी है कि संघ के प्रमुख नेताओं के कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, और सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए ये तमाम जो गुमराही गैंग था, इन गुमराही गैंग ने जो कुछ भी षड्यंत्र, साजिश, पाप और लोगों में के दिलो दिमाग में जहर भरने का खतरनाक काम किया था, वो एक्सपोज हो रहा है। उनकी जो हताशा, निराशा है, वो इस बात का प्रतीक है कि इनकी जो पूरी की पूरी इस गुमराही गैंग की जो साजिशें, षड्यंत्र हैं, वो सामने आ रही हैं। वहीं संघ के हिंदू मुसलमान वाले बयान पर सियासी भूचाल है तो यूपी में विजन 2022 को लेकर बवाल हो रहा है।
पंचायत चुनाव की जीत से गदगद योगी फिर से जीत की हुंकार भर रहे हैं, तो ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दांव चल खेल बिगाड़ने की ताल ठोक रहे हैं। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। यूपी के सेमीफाइनल में जीत के जश्न की तस्वीर आते ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी की चुनौती स्वीकार कर ली। योगी ने पहले खुद जवाब नहीं दिया, पंचायत चुनाव के नतीजों को बयां करने दिया और फिर आज तक से खास बातचीत में ऐलान जंग कर दिया। ओवैसी को बता दिया कि चुनौती कबूल है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है। उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 8 महीने दूर हैं, लेकिन इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। चुनाव में योगी बीजेपी का चेहरा होंगे और ओवैसी ने बिहार के प्रदर्शन से जोश में आकर इस चेहरे को चुनौती दे डाली। इस बार ओवैसी 100 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। उनके साथ होगी राजभर की पार्टी। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। लेकिन योगी दोगुने जोश में है। पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में 75 में से 67 सीटें जीतकर गदगद हैं। उन्हें भरोसा है कि नतीजे उनके पक्ष में ही रहेंगे। विधानसभा में भी उनका परचम लहराएगा। पंचायत चुनाव का आज का परिणाम 2022 में भारतीय जनता पार्टी इसी तर्ज पर चुनाव के परिणाम लेकर के आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं ये जनता के सामने है, जनता ने उसे स्वीकारा है। पंचायत चुनाव के परिणाम के साथ साथ 2022 के चुनाव परिणाम भी इसी तर्ज पर आएंगे, इसमें अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ओवैसी भी यूं ही नहीं अंधेरे में तीर चला रहे। यहाँ बंगाल की तरह उनके सामने भाषा की कोई अड़चन नहीं है। यूपी के बड़े हिस्से में एआईएमआईएम का कैडर तैयार हो चुका है। यूपी के पंचायत चुनावों में एआईएमआईएम समर्थित 22 उम्मीदवार जिला परिषद का चुनाव जीत चुके हैं, जबकि 50 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रहे। ओवैसी को पूर्वांचल की मुस्लिम बहुल सीटों में फायदा हो सकता है। जातियों पर प्रभाव रखने वाली छोटी छोटी पार्टियों का साथ भी ओवैसी के लिए फायदेमंद हो सकता है। ओवैसी को ये भी लगता है कि किसान आंदोलन और ब्राह्मणों की तथाकथित नाराजगी भी योगी को नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो अभी आगाज है। मिशन 2022 में यूपी का अंदाज तो आगे देखिएगा। इस बार आम आदमी पार्टी भी खिलाड़ी है, साइकिल भी सड़कों पर है, पंजा भी पूरा जोर लगा रहा है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ बिहार बारिश से बेहाल है तो दिल्ली एनसीआर में मानसून का इंतजार हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली वालों के लिए ये इंतजार अभी और लंबा खिंच सकता है। एक दिन पहले राहत की बरसात और फिर धूप के साथ उमस वाली गर्मी। दिल्ली वालों के लिए मानसून अभी हफ्ते भर और दूर है। शनिवार को ही बारिश से हवाओं का रुख बदला जरूर है, लेकिन मानसून के दिल्ली पहुंचने में अब भी देरी है। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से अरब सागर से नम हवाएं गुजरात, राजस्थान और दिल्ली पहुंचने लगेंगी, तब गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। राहत की मामूली फुहारों के बाद राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर
गर्मी का कहर जारी है और बारिश के बाद उमस तो और ज़्यादा बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज़ धूप निकल पड़ी है और साथ ही साथ मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये भी कहता है कि लू से राहत तो मिलेगी, लेकिन मानसूनी बारिश के लिए अभी भी इंतजार करना होगा। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में 7 जुलाई तक मानसून दस्तक नहीं देगा। 7 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं उत्तर भारत में पहुंचने लगेंगी। इसके बाद मानसून फिर सक्रिय होगा। 11-12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र भी बनेगा, जिससे कमजोर पड़े मानसून को ताकत मिलेगी। जो सबड्यूड रेनफॉल एक्टिविटी है नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया, वो अगले 7 दिन तक रहेगा। यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मानसून डेफिशिएंट रहेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। और टुवर्ड्स 11 और 12 एक लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो सकता है और इसके प्रभाव में धीरे धीरे मानसून रिवाइव होगा, मानसून विंड स्ट्रंगर होगा और सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड वीक में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश बढ़ने का उम्मीद किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी। पारा 43 डिग्री के पार तक पहुंच गया था। दिन निकलते साथ ही गर्मी का सिलसिला शुरू हो जाता था और रात ढलने के बाद भी राहत नहीं मिल रही थी। मौसम विभाग ने इस बार दिल्ली के लिए 15 दिन पहले मानसून आने का अनुमान जताया था, लेकिन 15 दिन बाद भी बादल दिल्ली से दूर दूर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी दिशा से आने वाली नमी वाली हवाओं को पाकिस्तान से आने वाली पश्चिमी हवाएं रोक रही हैं। इसीलिए दिल्ली को मानसून के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के साथ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी यूपी के इलाके भी इसी वजह से जबरदस्त लू की चपेट में हैं। यहाँ भी मानसून पिछले 2 हफ्तों से अटका हुआ है। एक तरफ बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादल जमकर बरस रहे हैं, वहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोग बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नेपाल के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश और बाढ़ ने मुसीबत बढ़ा दी है। सैलाब की तबाही की तस्वीर जापान के अटामी शहर से भी आई है, जहां चट्टान गिरने के बाद कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जापान के शिजुओका प्रांत के अटामी शहर की। यहां भारी बारिश के साथ ही चट्टान खिसकने से भारी तबाही की खबर है। तस्वीरें देखिए, पहाड़ से गिरी चट्टानों के मलबे ने सड़क को भी तहस नहस कर दिया है। इस आफत की चपेट में कई घर आ गए हैं। लोगों को घरों से निकलकर भागने का भी मौका नहीं मिला। राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक 20 लोगों का कोई अता पता नहीं है। जापान के नुमाजू शहर में भी लगातार बारिश बड़ी मुसीबत बनकर आई है। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। रबर बोट के जरिए लोगों की मदद की जा रही है। इधर नेपाल में भी मानसून की बरसात कहर बरपा रही है। शहर में जिधर देखिए बस पानी ही पानी। मानसून की बरसात से नेपाल की औद्योगिक नगरी वीरगंज का यही हाल है। नेपाल में दुकानों को खोलने की इजाजत मिल चुकी थी, लेकिन भारी बरसात की वजह से बाजार का हाल बुरा है। दुकानों में पानी घुस चुका है। शहर की सड़कों पर बस पानी ही पानी है। लोगों के लिए काम पर निकलना तो मुश्किल है। आज तक देखते रहिए आज तक।